हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपका। इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम जैव प्रक्रम जो आपका चैप्टर है क्लास 10 का, उसको हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। जीव विज्ञान सब्जेक्ट के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करता है बच्चों, जो करीबन करीबन आपके जीव विज्ञान में से इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। करीबन 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा आपके। तो चलिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके चलूँगा। छोटी से छोटी कोशिश की है कि छोटी से छोटी चीज़ जो आपको नहीं पता हो वो भी मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, और आपको इस नोट्स के ज़रिए काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इन नोट्स को नीचे ड्राइव लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से इनको डाउनलोड करके अपने आप पढ़ सकते हैं, इनकी फ़ोटो स्टेट निकलवा सकते हैं। इसके बाहर से बच्चों एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा इन नोट्स के बाहर से। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो अच्छी बनाई है, उस पर आराम से देखिए और इन्जॉय करिए वीडियो को। आराम से बैठ के देखिए, एक कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो जो मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ उसको साथ के साथ नोट कर लीजिए। अगर खुद से नोट्स बनाएंगे आप तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा आपको, और जिससे आपकी हेल्प अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कोशिका से। तो बच्चों हमने कोशिका पढ़ी होगी क्लास 9th के अंदर, जिसके अंदर हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका बेसिकली बच्चों कोई भी कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। यह एक इमारत की ईंट की तरह होती है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में एक छोटी सी ईंट लगाते हैं हम लोग, तो ईंट की तरह ही ये कोशिका होती है हमारी बॉडी के लिए। हर एक जो जीव है वो कोशिका से बना हुआ होता है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। हर टाइप का जीव जो होता है वो कोशिका से ही बना हुआ होता है। अब यहाँ पे बच्चों हमें एक चीज़ और जाननी है कि ये कोशिका जो है इनके कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली बच्चे ये कोशिका जो है उनके दो प्रकार होते हैं। एक होती हैं एक कोशिकाएं और एक होती है बहुकोशिकीय। एक कोशिकाएं जो हैं वो एक ही कोशिका से बनी होती हैं, और बहु कोशिकाएं जो होती हैं ये बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर बनी होती हैं। एक कोशिकाएं का एक उदाहरण देखें तो बैक्टीरिया इसका उदाहरण होता है बच्चों, और वहीं पे बहु कोशिकाएं जो हैं उसके अंदर हम देखें एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल मनुष्य होता है बच्चों। अब जानते हैं बच्चों कि कोशिका जो है उसके दो अलग अलग और टाइप होते हैं। एक होती है जीवित कोशिकाएं और एक होती है मृत कोशिकाएं। तो जीवित कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं बच्चों जिनके अंदर जीवन है और वो जीवन के सारे कार्य कर सकती हैं, जीवन के सभी कार्य कर सकती हैं, उन्हें हम जीवित कोशिकाएं बोलेंगे। और मृत कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो जीवित कोशिकाएं के कार्य नहीं कर सकती, ठीक है, वो हम उन्हें मृत कोशिकाएं बोलेंगे बच्चों। अब यहीं से दो वर्ड जो है आया कि जीवित और मृत, उसी से एक और वर्ड निकलेगा आपका सजीव और निर्जीव। तो सजीव क्या होता है बच्चों? सजीव होता है बच्चों वो जीव जिनके अंदर जीवन के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि सभी लक्षण का मतलब कौन कौन से लक्षण? जनन का लक्षण हो गया, श्वास का लक्षण हो गया, पोषण का लक्षण हो गया, उत्कर्षण का उत्सर्जन का लक्षण हो गया, परिवहन का हो गया, ठीक है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी होगा। तो जिसके अंदर जीव है जो इन सारे लक्षणों को करेगा वो होता है सजीव। और वहीं पे जो निर्जीव होगा, निर्जीव जो होता है वो ये सारे लक्षण नहीं दिखाएगा। अगर हम बात करें निर्जीव के बारे में तो निर्जीव का उदाहरण जो है वो पत्थर, कुर्सी, टेबल होगा। और सजीव का एग्जाम्पल हम लोग को पता है मनुष्य वगैरह, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं वो सब सजीव के अंदर आएंगे बच्चों। अगर हमने यहाँ तक जान लिया तो अब चलते हैं चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम जरूर बच्चों क्या है? जैव प्रक्रम। तो चलिए अब जैव प्रक्रम के अंदर जो जैव है उसका मतलब समझते हैं। तो बेसिकली बच्चों जैव का मतलब होता है जो चीज जीवित है। तो जीवन को समझ लेते हैं बच्चों। जीवन क्या है? जीवन क्या है? जीवन एक प्रक्रिया है, प्रक्रियाओं का एक समूह है, ठीक है। और वो कौन कौन सी प्रक्रिया है जिनका ये समूह है, ठीक है। जैसे वृद्धि हो गई, प्रजनन हो गया, उपाचय हो गया, आपको वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया शामिल है। फिर एग्जाम्पल के लिए समझिए कोई भी जीवित पशु है या कोई पौधा है, वो निर्जीव क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वो निर्जीव होता तो उसके अंदर कोई वृद्धि नहीं हो रही होती, कोई प्रजनन नहीं कर पाता वो, है ना, कोई संतान पैदा करने की उसमें कोई क्षमता नहीं होती, है ना, उसके अंदर कोई पर्यावरण के प्रति वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। जैसे आपने देखा होगा बच्चों क्या होता है, जैसे कि अगर कभी ठंड लगती है तो हम लोग जो है ठंड लगती है तो हमारी स्किन जो है हम लोग को ठंड फील होती है, ठीक है, और उसके प्रति हम लोग प्रतिक्रिया ये कर सकते हैं कि हम लोग चादर वद्दर ओढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कश्मीर वगैरह में रहते हैं उनको उस चीज़ की आदत है बच्चों, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उसकी तरीके से ढल चुके हैं, ठीक है, तो उनका जीवन उस प्रकार है। वहीं पे अगर जो लोग नॉर्मल दिल्ली वगैरह में लोग रहते हैं, जो नॉर्मल प्लेन्स पे रहते हैं जहाँ पे ठंड थोड़ी कम होती है ना, कश्मीर के लेवल पे, तो उनको जो है वो ठंड जो है बराबर लगती है। अब चलते हैं बच्चों
हम जानते हैं कि जीव जैव प्रक्रम का थोड़ा परिचय जानते हैं, इंट्रोडक्शन जानते हैं। अब चैप्टर के अंदर घुस रहे हैं बच्चों। अभी तक हमने बस खाली नाइन्थ के कुछ बातों को हमने 10th से रिलेट किया था। अब हम लोग समझेंगे बिल्कुल डीप में आपके 10th क्लास को। बच्चों जैव प्रक्रम के अंदर हम पढ़ें तो ये मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो यूपी बोर्ड का, हरियाणा बोर्ड का और एमपी बोर्ड का कोई भी बच्चा इसको देख सकता है बच्चों। अगर इसके परिचय के बारे में बात करूं तो इसके अंदर वो सारे प्रक्रम होते हैं जो एक मानव को अनुरक्षण का कार्य करते हैं। मतलब अनुरक्षण का मतलब बचाव कार्य करते हैं मानव के लिए या कुछ पौधों के लिए या फिर जितनी भी जैविक चीजें हैं उनके लिए जो अनुरक्षण का काम करेगा उनको हम वो सारी प्रक्रम को हम लोग जैव प्रक्रम बोलेंगे। अब जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है उसको पढ़ लेते हैं बच्चों। तो समस्त जीव भोजन करते हैं जिसे पोषण कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा सही जीव सांस लेकर प्राप्त करते हैं जिसे श्वसन कहते हैं। तो देखिए पौधे जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम लोग जो है उन ऑक्सीजन को प्राप्त करके अपने खाने से ऊर्जा बनाते हैं, अपने भोजन से ऊर्जा बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू हम लोग ऊर्जा बनाते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों आवश्यक है? ऑक्सीकरण जो है हमें आवश्यक है क्यों? क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है हमारे जीवन में बढ़ती है और हम सांस ले पाते हैं, उसी को हम लोग श्वसन बोलते हैं। अगर हम बात करें उत्सर्जन के बारे में तो उत्सर्जन क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जिसको बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, हमारे शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। अगर वो हमारे शरीर के अंदर रह गया बच्चों तो क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर वो पॉइजन बना देगा। पॉइजन मतलब विष बना देगा, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और सेम अगर हम बात करें जनन की प्रक्रिया के बारे में तो कोई भी जाति जो है अपने विस्तार के लिए संतान उत्पन्न करती है। अब क्यों करती है, ऐसा क्यों? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अगले वाले चैप्टर में वैसे तो, कि जनन को क्यों होता है जनन। बट अगर हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझे तो जनन बेसिकली बच्चों इसलिए होता है कि कोई भी ऐसी जो आपकी जाति है उसके अंदर कोई भी ऐसा क्या कह सकते हैं कि कोई ऐसा एनिमल जो है वो ऐसा एक्सटिंक्ट ना हो जाए, मतलब खत्म ना हो जाए वो। अगर मान लीजिए कोई शेर है जो आपके पूरे इंडिया में एक टाइप का रहता है, अगर वो जनन ना करे तो वो तो खत्म हो जाएगा ना बच्चों, इसीलिए जनन की जरूरत है। अब चलते हैं बच्चों कुछ ऐसी जैव प्रक्रम जानते हैं, जैव प्रक्रिया जानते हैं जिसके अंदर जो जैविक प्रक्रिया हैं और ये मानव शरीर के अंदर और होती रहती हैं। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वो प्रक्रियाएं, वे सभी प्रक्रियाएं जो स्वयं को जीवित रखने तथा अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक हैं, उन्हें हम जैविक प्रक्रियाएं या जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। तो जैविक प्रक्रियाओं का आपको एक बेसिक परिभाषा समझ आ गई होगी बच्चों। अब हम लोग समझेंगे कि जो जैव प्रक्रिया हैं उसको हम लोग अगर एक अलग विषय में पढ़ें तो उनको हम पढ़ेंगे शरीर क्रिया विज्ञान के अंदर, और इसका हम अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान के अंदर करेंगे। सारी जैविक प्रक्रियाएं हम लोग इस शरीर क्रिया विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। अब बच्चों हम जानेंगे कि जीवन में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जो आपकी बॉडी में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि आपका जो खाना आपने खाया है वो कैसे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया से आपका कन्वर्ट हो गया दूसरे ग्लूकोज वगैरह के अंदर, तो उसको हम लोग अब समझेंगे। अब जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो निम्न दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, ठीक है। एक पार्ट जो है उसको बोलते हैं अपचयी क्रियाएं और दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं उपचयी क्रियाएं। अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि अपचयी क्रिया क्या होती हैं और उपचयी क्रिया क्या होती हैं। तो उपचयी क्रिया और अपचयी क्रिया के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और आपको डिटेल में समझाते हैं। बच्चों अपचयी क्रिया जो हैं ये उन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं के में टूट जाते हैं। मतलब क्या, जिसके ये वो क्रियाएं हैं जिनके अंदर जटिल कार्बनिक अणु जो है, अणु का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल को बोला है बच्चों, छोटा सा छोटा मॉलिक्यूल जो होता है जटिल मतलब यहाँ पे जो बड़ा लार्ज अमाउंट में कार्बनिक अणु पड़ा हुआ है उसको ये सरल अणुओं के अंदर तोड़ देता है। एग्जाम्पल के समझिए एक बड़ा पत्थर है उसको हमने छोटे छोटे पत्थरों के अंदर तोड़ दिया तो उसको उपचयी क्रिया बोलेंगे, अपचयी क्रिया बोलेंगे। और इसी के अंदर हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं पाचन क्रिया या श्वसन क्रिया, इन दोनों के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है। पाचन क्रिया के अंदर क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज जो होता है वो पाचन क्रिया के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर टूटता है। अब पढ़ते हैं बच्चों उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। तो उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं बच्चों, इन क्रियाओं में सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने क्या देखा था, पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चों, जिसके अंदर सरल कार्बनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर होता है CO2 होता है आपका, वाटर होता है आपका, और सनलाइट होती है आपकी, जिसको हम सूर्य का प्रकाश भी बोलते हैं। अब इसी सूर्य के प्रकाश के कारण ये प्रकाश संश्लेषण हो पाता है और ये सारे जीवों के अंदर होता है। अब चलिए बच्चों एकदम डिटेल में समझते हैं कि पोषण क्या होता है और आपकी बॉडी को पोषण क्यों रिक्वायरमेंट है। बच्चों अब पढ़ेंगे हम लोग पोषण के बारे में। तो बेसिकली बच्चों जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो भोजन है एक प्रकार का ईंधन होता है। तो जो समस्त जीवधारियों को ऊर्जा उपलब्ध कराता है, हमारे लिए भोजन ऊर्जा के लिए ही नहीं बल्कि वृद्धि के लिए भी अनिवार्य है। तो हम देखते क्या है बच्चों कि भोजन जो है वो खाली हमें ऊर्जा नहीं देता, हमें क्या और देता है, ये हमें वृद्धि कराने में भी मदद करता है। अब जो भोजन है उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं जो हमारे जैव प्रक्रम को ठीक करते हैं या ठीक रखते हैं। अब जो बच्चे ये जो हम लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थ पढ़ रहे हैं, उन्हीं को हम लोग जो कि हमें वृद्धि और हमें सहायता देंगे उसको ही हम लोग पोषक बोलते हैं। पोषण के अंदर हम पोषक पढ़ रहे हैं। अब बच्चों हम जानेंगे क्या कि इस पोषक से हमें पोषण मिलता कैसे है। तो वह समस्त प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करके अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को चलाते हैं तथा वृद्धि करते हैं, उसी को हम पोषण बोलते हैं। तो पोषण की ये परिभाषा यहाँ पे दी हुई है बच्चों। अब यहाँ पे अगर ये परिभाषा दी हुई है बच्चों, तो अगर हम अब परिभाषा दे दी, पोषण के बारे में हमने जान लिया, बट इसकी जरूरत क्या है बच्चों, इसको समझते हैं एकदम डिटेल में कि क्यों ही हो रहा है ये पोषण। अब बच्चों हम जानेंगे कि पोषण की जरूरत या आवश्यकता या उपयोगिता क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोषण की जरूरत बताएं या आवश्यकता बताएं या पोषण की उपयोगिता बताएं, तो आप इन 4 पॉइंट को अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों कि पोषण की जरूरत क्या क्या है। तो उसके अंदर पहला जो हमने पॉइंट है वो ये बनाया है कि समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों, और यह ऊर्जा हमें भोजन के अपचयन से मिलती है। अब जो ऊर्जा है वो हमें किससे मिल रही है, पोषण के थ्रू ही तो मिल रही है, पोषण की वजह से मिल रही है, और उस पोषण से ही ऊर्जा जो है हमें मिलती है, इसीलिए पोषण की जरूरत है हमें। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि भोजन में जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है, फलस्वरूप जीवधारिकों की कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। मतलब क्या कि इससे हमारी कोशिका जो है उसकी आकार अच्छी रहती है, उसके अंदर वृद्धि होती है, जिससे हमारे शरीर का भी विकास होता है। तो इसलिए भी पोषण जरूरी है। नए जीव द्रव्य से कोशिकाएं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। तो जैसे कि कुछ नई कोशिकाएं बनी हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि कुछ ऐसी बॉडी में कुछ ऐसा हुआ था, जैसे एग्जांपल के मानिए आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपकी सेल जो है वो टीयर हो गई या मुड़ गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी सेल यहाँ पे खराब हो गई, तो खराब हो गई तो नई सेल आएंगी, तो उसके लिए भी क्या जरूरत है, आपको पोषण की जरूरत है। अब संतुलित भोजन की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर मान लीजिए आप पोषण सही कर रहे हैं, पोषण ले रहे हैं सही, तो आपका जो सही संतुलित भोजन है वो आपको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, जो कि हमें इम्यूनिटी पावर बोला जाता था। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हमें खाना और आपका जो भोजन है वो संतुलित होना जरूरी है, उसको आवश्यक है, आपका उपयोगिता यही है। अब बच्चों हम जानेंगे कि पोषक पदार्थ एवं उनके वर्गीकरण क्या क्या होते हैं, अलग अलग वर्गीकरण में कैसे कैसे बांटा हुआ है। तो चलिए अब उसको पढ़ते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पोषक पदार्थों एवं पदार्थ एवं उनके वर्गीकरण यहाँ पे क्लासिफिकेशन को या टाइप्स को बोला गया है बच्चों। अब यहाँ पे इसके वर्गीकरण अगर देखा जाए तो टोटल 5 वर्गीकरण में इनको बांटा गया है। पहला जो है उसको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, दूसरा को हम वसाएं बोला जाता है जिसको इंग्लिश में फैट बोलते हैं, तीसरा प्रोटीन्स होता है, चौथा विटामिन होता है, और पांचवा जो है जल और खनिज लवण होते हैं। अब एक एक करके हम लोग खनिज लवण और से लेकर कार्बोहाइड्रेट तक सब पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, इनका कार्य भी समझेंगे कि ये हमारी बॉडी में क्यों ही प्रेजेंट होते हैं और ये कैसे एनर्जी या ऊर्जा का संचार कराते हैं।
तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेसिकली बच्चों, वो जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोशिकाएं के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो मतलब कोशिकाओं को ईंधन का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन अगर आपके पास ये आए कि क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाए कि जैविक क्रियाओं के लिए ईंधन का काम कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है बच्चों। ये जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनका निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के मिलने से होता है, जिसके अंदर CHO मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 अनुपात में होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य जानते हैं बच्चों। ये सभी जीवों में ऊर्जा स्रोत का कार्य करते हैं और श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब क्या कि जब सभी जीवों के अंदर जब ऊर्जा का स्रोत है ये, और श्वसन में जब ग्लूकोज टूटता है, मतलब जब ग्लूकोज C6H12O6 होता है और जब ये टूटता है तब ये बहुत अमाउंट में क्या करता है? एनर्जी को बनाता है। और कैसे बनाता है उसको अभी हम समझेंगे, तो मैं आपको वहां से रिलेट कर दूंगा। ये मंडन के रूप में पौधों तथा ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में संचित ईंधन स्रोत है। मतलब क्या कि आपके पौधों के अंदर ये मंड के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में प्रेजेंट होता है बच्चों। और ये क्या करता है? वहाँ पे ईंधन का काम करता है, मतलब आपको ऊर्जा देने में हेल्प करता है। अब पढ़ेंगे हम तीसरा पॉइंट बच्चों। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो कला तथा संयोजी ऊतकों की रचना में सहयोग देते हैं और ये वसा में परिवर्तित होकर संचित ईंधन का कार्य करते हैं बच्चों। अब हम समझेंगे बच्चों वसाएं क्या होती हैं और उनका कार्य क्या होता है। अब बच्चों हम वसाओं के बारे में जानेंगे। तो शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ताप नियंत्रित होते हैं और इसके अतिरिक्त शरीर को आकृति भी प्रदान होती है। मतलब क्या कि ये शरीर के अंदर अतिरिक्त भोजन पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं। मतलब क्या, अगर आपका खाना आप ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हो तो ये आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये आपको उसी के थ्रू उसको गला के एनर्जी आपको देते हैं। और ये क्या करते हैं, अगर जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं तो आपको थोड़ी ठंड कम लगती है। अगर हम देखें तो ये शरीर को आकृति भी प्रदान करते हैं। आकृति का मतलब होता है शेप देते हैं, तो हिंदी में इंग्लिश में इसको शेप बोलेंगे। ठीक है। वसा भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंतर्तृप्त यौगिका है। मतलब क्या, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बनी हुई है बेसिकली। अगर हम बात करें किंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षित कम होती है, तो वसाओं में ऑक्सीजन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। अगर हमें पशुओं से ये प्रदान करना है वसाएं तो हमें मक्खन, पनीर, दूध अथवा घी खाना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे वनस्पति भोजन में हमें ये प्राप्त करना है तो नारियल, बादाम और मूंगफली, सरसों आदि हमें खाना पड़ेगा। अब वसाओं से क्या कार्य होते हैं? तो ये ऊर्जा प्रदान करने में प्रमुख स्रोत हैं और ये शरीर का ताप निश्चित बनाने में सहायक होते हैं। इनका वास्तविक महत्व संचित भोजन के रूप में होता है बच्चों, और ये विटामिन A, D, E तथा कई हार्मोन के लिए विलय का कार्य करते हैं। ये आवश्यक पड़ने पर लिपोजेनेसिस ये क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं बेसिकली बच्चों ये कि लिपोजेनेसिस के थ्रू ये लोग कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब चलिए बच्चों थोड़ा प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं कि प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन कैसे आपकी बॉडी में निर्माण करता है, किस चीज़ से प्रोटीन जो है वो बनता है। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ होता है। तो जीव द्रव्य को कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करते हैं। ये शरीर के अंदर टूट फूट की मरम्मत करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है बच्चों, और ये इसके वजह से ये निर्माण हो पाता है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन बनाती हैं बच्चों, ये आपको याद रखना है। एक जो प्रोटीन होता है उसका एक अणु अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है, और यहीं पे अम्लों को हम लोग अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। प्रोटीन के कार्य में हम लोग पढ़ेंगे पहले बच्चों, ये शरीर की वृद्धि और निर्माण तथा टूट फूट की मरम्मत करता है जैसा हमने ऊपर पढ़ा, और ये हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन तथा रक्त परिवहन में ऑक्सीजन का वहन करता है। ये एंजाइम के रूप में रासायनिक उत्प्रेरकों का कार्य करता है और ये वसाओं के कार्य करता है। अब बच्चों हम विटामिन और आपका खनिज लवण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे।
तो बच्चों अब चलते हैं विटामिन की तरफ। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन बेसिकली बच्चों एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर की उपचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो हमने अपचयी पढ़ी थी अभी ये उपचयी है। उपचयी में क्या होता है? छोटे छोटे पदार्थ जो हैं बड़ा ही चीज बनाते हैं। ठीक है, तो हमने उपचयी क्रिया के अंदर ये आवश्यक है और ये जो शरीर को प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है। विटामिन की कमी से आपको अपूर्ति रोग हो जाता है, अपूर्णता रोग हो सकता है, सॉरी। और इसके अंदर इसके भी दो प्रकार होते हैं विटामिन के। जो होता है, एक होता है जो जल के अंदर घुलनशील होते हैं और एक होते हैं जो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। जो जल के अंदर घुलनशील होते हैं उनके टाइप हैं बी और सी, और जो जल के अंदर होते हैं उनका है टाइप ए, डी, ई, के। बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है बच्चों, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जल और खनिज लवण के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आपका जो मानव शरीर है वो लगभग 60 से 80% जो है वो जल का भाग है, और जल जीव द्रव्य का मुख्य भाग होता है। अब खनिज लवण के बारे में जानते हैं बच्चों। हमारे शरीर में 4 से 5% भार खनिज लवण से होता है और ये अपचयी क्रिया के लिए, उपाचय क्रिया के लिए आवश्यक है। जैसे कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक होता है बच्चों, उसी प्रकार खनिज लवण जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये उपाचय क्रिया के लिए भी आवश्यक है। अब बच्चों हम जानते हैं कि पोषण की विधियां क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले ये होती हैं स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी या विषम पोषी पोषण। तो अब डिटेल में समझते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है बच्चों, एकदम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में और इसकी परिभाषाएं वगैरह जानते हैं। स्वपोषी पोषण जो है उसकी परिभाषा ये है कि स्वय लगा हुआ है, इससे हमें समझ आ रहा है ये स्वयं। तो स्वयं पोषण जो करते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी को हम लोग स्वपोषी पोषण बोलते हैं। जिसके अंदर होता क्या है बच्चों कि ये सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी का उपयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का संश्लेषण जो है वो इसी प्रकार होता है बच्चों। पौधे के अंदर और शैवाल के अंदर, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं उसके अंदर स्वयंपोषी पोषण होता है। अब इसके भी दो प्रकार हैं बच्चों, एक होता है प्रकाश संश्लेषण स्वयंपोषी और एक होता है रासायनिक संश्लेषण स्वयंपोषी। तो पहला है प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी के अंदर ये जीव प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। वे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग हरे पौधे और शैवाल पढ़ते हैं। रासायनिक संश्लेषी का जो है उसके बारे में पढ़ें तो ये वो जीव होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और वे अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर प्रकाश ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा से क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा के अंदर CO2 प्लस H2O, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O होता है पानी। ये जब मिलता है तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बट रासायनिक वाले के अंदर क्या उल्टा है, रासायनिक वाले के अंदर क्या है, ये रासायनिक ऊर्जा यूज़ करता है। रासायनिक ऊर्जा हो गई जैसे केमिकल की ऊर्जा हो गई, उसका ऊर्जा को यूज़ करके क्या करता है, ये भी अपने जो ऑक्सीकरण करता है और अपने पदार्थों को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए बच्चों इसके अंदर हम लोग अब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है हम लोग बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आप अगर वो कर लेंगे तो 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अब बच्चों हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। तो बच्चों एक बार डायग्राम के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम में हम देख क्या रहे हैं कि नॉर्मल एक पौधा है और नॉर्मल पौधा के अंदर यहाँ पे नीचे मैंने जड़ बना रखी है इनकी। जड़ के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये डॉट डॉट सी बनी हुई है, इन्हीं को हमने पानी डाला है। तो ये पानी है जो इसके अंदर अब घुसना स्टार्ट हो गया है, तो ये अब अंदर अंदर जाएगा। ऊपर हम देखें तो ये पौधा है, पौधे के अंदर कुछ पत्ते आए हुए हैं और पत्ते के अंदर हम देखें झांक के तो यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है डबल या ट्रिपल या चार या 5 बार एक रिंग का एक पूरा वो होता है, जिसको हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि आपके वो सेल वॉल्स के बगल बगल में प्रेजेंट होता है। अभी जो क्लोरोफिल होता है इसी के अंदर ये जो है
ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और इसी से हमारी सूर्य एनर्जी जो है वो यूज़ होती है और आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जो वातावरण में CO2 है वो हमें CO2 प्लांट को ऐसे मिल जाता है और सूर्य की एनर्जी को रोकने के लिए, सूर्य की एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्लोरोफिल काम करता है और पानी तो नीचे से आ ही रहा है। तो ये तीनों चीज़ आ ही रही हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पे ग्लूकोज के साथ 6 मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन निकल जाता है जो कि बाद में निकलता है और हमें सांस लेने के लिए, हमारे सांस लेने के लिए उपयोग में आता है। तो अब थोड़ा पॉइंट वाइज जानते हैं क्या क्या हुआ। तो पहले क्या हुआ, क्लोरोफिल बना। क्लोरोफिल क्या होता है, पौधों की पत्तियों में हरा वरक होता है। हरा वरक को पिगमेंट कहेंगे बच्चों, वरक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश से अवशोषित करता है। अब इसने सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कैसे वर्क करेगा उसको हम पढ़ते हैं। तो पौधों के जड़ों से पानी आता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है बच्चों, क्लोरोफिल की मदद से सूर्य की प्रकाश पानी की कार्बोहाइड्रेट्स कह रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज बनाया जाता है बच्चों। और ये ग्लूकोज होता है पौधों का भोजन होता है। अब जो ये ऑक्सीजन बचा है या ऑक्सीजन जो निकला है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसी को हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। किसका, आपका प्रकाश संश्लेषण का ये बाय प्रोडक्ट होता है। अब बच्चों हम जानते हैं, हमने अभी तक स्वयंपोषी पढ़ लिया, अब हम जानेंगे किसके बारे में, विषमय पोषी के बारे में या परपोषी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में भी। बच्चों अब हम चलते हैं और जानते हैं कि विषमय पोषी या परपोषी क्या होता है। और इसके जो ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, तीनों के तीनों में से एक जरूर आपको 1 नंबर में दिख सकता है, तो 1 मार्कर के लिए आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। विषम पोषी क्या होता है बच्चों, पहले ये जानते हैं। विषम पोषी या परपोषी, जीव जिसमें अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरों पे आधारित होते हैं, निर्भर होते हैं। उन्हें इसके लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब विषमय पोषी के अलग अलग 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है परिसम भोजी पोषण। तो पहला है मृतजीवी पोषण, मतलब जो अपना मृत जीव और सड़े हुए जीव को अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम लोग मृतजीवी पोषण बोलते हैं, जिसके अंदर कवक और बैक्टीरिया आता है। कवक को हम लोग इंग्लिश में हम लोग मशरूम के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो अगर आपने घर में मशरूम खाया है तो उसी को हम कवक बोलते हैं। परजीवी पोषण के अंदर हम पढ़ें बच्चों, तो परजीवी पोषण के अंदर ये उस टाइप का पोषण होता है जो किसी और जीव के ऊपर जीवित रहेगा दूसरा जीव, जिससे कि उस जीव को नुकसान होता है जिसके ऊपर ये रह रहा होता है। उदाहरण के लिए हमने जूं और मलेरिया की परजीवी पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्राणी समभोजी पोषण। तो इसके अंदर क्या होता है, जीव जो ठोस तरल रूप में भोजन लेते हैं, जैसे कि हम लोग मनुष्य, गाय, शेर, कुत्ता वगैरह क्या होते हैं जो तरल या ठोस भोजन को निगलते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, उन्हीं को हम लोग प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। अब बच्चों एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर और कूदते हैं, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जरूर नंबर देगा और कम से कम आपको इसमें से ये 3 नंबर में या 2 नंबर में जरूर दिख सकता है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं आप। तो बच्चों अब पढ़ेंगे हम अमीबा के पोषण के बारे में। अमीबा जो है उसके अंदर पोषण कैसे होता है, ये हर बार क्वेश्चन 5 टाइम पूछा जा चुका है अभी तक के बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अमीबा एक एकल कोशिकाएं वाला जीव होता है बेसिकली बच्चों, और इसके अंदर कोशिकाएं जो होती हैं उसके अंदर झिल्ली प्रेजेंट होती हैं, झिल्ली जिसके वजह से ये भोजन ग्रहण को ये जो है भोजन ग्रहण कर पाता है। इसके अंदर पोषण जो है बच्चों बेसिकली 5 चरण में होता है और हर एक चरण को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो चरण है बच्चों उसको हम बोलेंगे अंतग्रहण, दूसरा चरण में पाचन होता है, तीसरे चरण में अवशोषण होता है और चौथे चरण में स्वागीकरण होता है और 5वें चरण में उत्सर्जन होता है। तो पहले चरण में अमीबा जो होता है वो कूटपाद की मदद से भोजन के कणों को घेर लेता है और बंद कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे ये इसके ऊपर चढ़ रहा है। अब क्या होगा, खाद्य रिक्तिका में भोजन का पचन एंजाइमों द्वारा होता है। तो यहाँ देखिए ये पच रहा है और यहाँ पे इसने पकड़ लिया है, ठीक है। तो इसका पचन शुरू हो गया। पचे हुए सरल पदार्थों को कोशिकाएं द्रव अवशोषित हो जाती हैं। तो कोशिका द्रव जो है वो अब अंदर पचे हुए को अवशोषित हो जाते हैं। और अब क्या है, अवशोषित पदार्थ जो होते हैं वो अमीबा की वृद्धि के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो अमीबा की अब वृद्धि हो रही है,
और उत्सर्जन के मदद से क्या होता है, अपचित जो पदार्थ होते हैं वो आपके खाद्य रिक्तिका से बाहर निकल जाते हैं। तो आप इस डायग्राम को और इस 5 पॉइंट को लिखोगे तो आपके 3 नंबर फाइनल हो जाएंगे बच्चों। जरूर ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब बच्चों हम चलते हैं मानव के पाचन तंत्र के ऊपर। तो अगर मानव के पाचन तंत्र को हम एक बार नॉर्मली बनाएं तो हमने ऐसे बना लिया स्ट्रक्चर। यहाँ से हम मुंह से खाना खाते हैं, यहाँ पे जीभ और दांत वगैरह प्रेजेंट होते हैं बच्चों। और दांत के जस्ट ये जो खत्म हुआ इस वाले पोर्शन को हम मुख बोलते हैं, मुख बोलते हैं या मुंह बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो मुंह है या मुख है उसके अंदर क्या है कि भोजन का अंतर्ग्रहण मुख से होता है और ये लार ग्रंथियां या लार का उत्पादन करती हैं। इसमें एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन शुरू करते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी क्या होती है? तो ग्रसनी एक स्थान जहां भोजन हवा दोनों जाते हैं। मतलब क्या कि ये एक ऐसी जगह है जहां से खाना भी निकलता है और भोजन भी निकलता है, आपका खाना भी निकलता है और हवा भी जो है वो साथ में निकलती है। मतलब क्या कि आपको ये सांस लेने में भी हेल्प करता है और यही आपको खाना खाने में भी हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रसी नलिका के बारे में। तो यहाँ पे ग्रसी नलिका होती है बच्चों, ठीक है, या ग्रसी नलिका के ऊपर ग्रसनी होती है। तो यहाँ पे ऊपर ही प्रेजेंट होती है और यहाँ पे ग्रसी नलिका प्रेजेंट होती है। तो ग्रसी नलिका जो है ये एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसके अंदर आपका आमाशय से इसको ये जोड़ती है। अब ये आमाशय से जब इसको जोड़ती है तो ये कुमाकुचन नामक लहर जैसी गति के माध्यम से हो जाती है। मतलब क्या, आप जब खाना खाते हैं तो इसके अंदर कर्माकुचन मतलब क्या, जिसमें हम लोग इंग्लिश में पेरिस्टॉल्सिक मूवमेंट बोलते हैं, वही होती है। और यहाँ पे खाना जो है वो ऊपर से नीचे आता है। आप सोचिए कि अगर मैं इस पेन के बारे में बात करूँ तो ये पेन जो है अगर ये ऐसे ही रहेगा तो इसके अंदर मैं कुछ डालूंगा तो ये पार कैसे होगा। तो अगर इसके अंदर एक मूवमेंट हो गई, मैंने ऐसी मूवमेंट बना दी कि अपने आप दब जाए और अपने आप खुल जाए, फिर अपने आप दब जाए फिर अपने आप खुल जाए, तो यहाँ से वो चीज़ ट्रेवल हो जाएगी। तो ये अपने आप दबने और खुलने की प्रोसेस को हम लोग कर्मकुचन बोलते हैं। अब बच्चों हमें छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार और मलाशय के बारे में बात करेंगे। तो छोटी आंत क्या होती है बच्चों? छोटी आंत पाचन का मुख्य स्थान होती है बच्चों और यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। पूरे भोजन का पाचन यही होता है, ये भी कहने में कोई गलत नहीं होगा। अब छोटी आंत की दीवारों में विली नामक उंगली जैसी रचनाएं होती हैं बच्चों। और अब हम पढ़ेंगे उन्हीं छोटी रचनाओं के बारे में बच्चों जिनको हम विली बोलते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि विली क्या होती हैं। तो विली एक छोटी आंत में प्रेजेंट होने वाली या छोटी आंत में पाई जाने वाली आपकी उंगली जैसी रचनाएं होती हैं, जिसके अंदर आपकी छोटी आंत के अंदर ये बेसिकली अंदरूनी सतह पर प्रेजेंट होती हैं। तो अगर इसका हम लोग एक डायग्राम बनाएं तो जैसे कि देखिए, अब छोटी आंत है, ये छोटी आंत के अंदर ये ऐसे प्रेजेंट होती हैं, ऐसे प्रेजेंट होती हैं और सेम यहाँ पे भी ऐसे ही बना रहेगा। तो छोटी आंत की जो ये पाइप होती है उसके अंदर से जब खाना यहाँ से लगेगा तो खाना इसके ऊपर भी चिपकेगा, इसके ऊपर भी चिपकेगा, और जितना चिपकेगा ये उतना ज़्यादा ये क्या बनाएगा, यहाँ पे ये खाना को चिपका के क्या बनाएगा, जगह बनाएगा। और जितना ज़्यादा ये जगह बनेगी उतना ज़्यादा ये खाना जो है जो अपचित खाना है उसके अंदर से भी अगर कुछ निकलना होगा वो निकल जाएगा। और कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपकी ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसे प्रेजेंट है तो क्या करती हैं, ये डायरेक्टली खाना जो है उस ब्लड वेसल में घुस जाता है। ब्लड वेसल जिसको हम लोग अभी हम आगे पढ़ेंगे, ब्लड वेसल जो है उसको हम नलिकाएं बोलते हैं, उसके बारे में अभी और थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली विलेज होती है वो पतली दीवारें हैं जो रक्त वाहिकाओं को घना जंगल पचे हुए पोषण तथा तत्वों को स्थायी प्रभाव में आसानी से अवशोषित करने के लिए अनुमति देती है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत का मुख्य काम क्या होता है? पानी और कुछ खनिजों का अवशोषण करना है और अपचित भोजन का बड़ी आंत से मलाशय में जाता है। तो बड़ी आंत से खाना जो अपचित भोजन है वो मलाशय में जाता है। मलाशय को इंग्लिश में हम लोग बच्चे रेक्टम बोलते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे मलाशय के बारे में। तो मलाशय एक अपचित भोजन अस्थायी रूप से जमा होता है। तो मतलब क्या कि आपका मलाशय में जो आपका भोजन है वो स्थायी रूप से जमा होता है और उसके बाद वो चला जाता है मालद्वार के पास। तो आपका मालद्वार जो होगा, मालद्वार होगा, वो क्या करेगा, अपचित भोजन को मालद्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है या निकाल दिया जाता है।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों कि हमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ लिए कि क्या 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 काम करता है। अब हम जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये खाना पचता है। तो आपने जो खाया है वो आपके मुंह में सबसे पहले पचता है, जो अमाइलेज आपको पचाता है। अमाइलेज जो है वो लार ग्रंथियों के पास प्रेजेंट होता है, और लार ग्रंथियों के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट जो आपका जो नॉर्मली आप रोटी वगैरह खाते हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट जो है वो वहीं पे पच जाता है और सरल शकरा के रूप में तोड़ता है उसको। कौन तोड़ता है उसको? आपका अमाइलेज। अब आपका एक चीज होता है पेप्सिन और एक होता है ट्रिप्सिन। अब जो पेप्सिन है वो अमाशय से में प्रेजेंट होता है, और ट्रिप्सिन जो है वो अगम्य अमा अगम्याशय में प्रेजेंट होता है। अब देखिए दोनों में सन सन लगा हुआ है, इससे मतलब हम लोग एक ट्रिक से याद कर लेंगे कि ये दोनों प्रोटीन को तोड़ते हैं। और प्रोटीन को तोड़ने से क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे अनिका अमीका, जिसको हम लोग अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं। अमीका अम्लों बनाएंगे। अब एक चीज़ और होती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो अंगाशय के अंदर बनता है, और ये क्या करता है? वसा और वसाई अम्ल के ग्लाइकोरेस में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करता है? वसा को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि श्वसन क्या होता है, और हमने यहाँ तक पोषण के बारे में ध्यान से पढ़ लिया है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि श्वसन क्या होता है। इस वीडियो में हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे और खाली श्वसन को ख़त्म करेंगे और श्वसन के बारे में एकदम ध्यान से पढ़ लेंगे। अगली एक वीडियो में हम लोग आपका छोटी सी वीडियो में हम लोग आपको मानव हृदय के बारे में बात करेंगे और उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं श्वसन के ऊपर। चलिए बच्चों, अब जानते हैं कि श्वास और श्वसन में क्या फ़र्क होता है। तो श्वास को इंग्लिश में हम लोग ब्रीदिंग भी बोलते हैं बच्चों, और ब्रीदिंग के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। और श्वसन हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। और दोनों में क्या फ़र्क होता है हम लोग एक बार जानेंगे। और इसका मैंने 3 पॉइंट में एक छोटा सा डेफिनेशन या डिफरेंस मान सकते हो आप, और डिफरेंस क्या होता है दोनों में उसको हम लोग ध्यान से एकदम समझ लेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर। तो श्वसन जो है बेसिकली बच्चों वो क्या है कि आपके फेफड़े के अंदर हवा आना और फेफड़े के अंदर से हवा को बाहर निकलना, उस यंत्रिका प्रक्रिया को हम लोग श्वास बोलते हैं। वहीं पे इस श्वास के 2 टाइप होते हैं, जो 2 प्रकार हैं इसके। वो होता है, एक होता है अंतः श्वसन और एक होता है निःश्वासन। तो अंतः श्वसन के अंदर हवा जो है वो अंदर जा रही है, अंदर लेने की प्रक्रिया को दर्शाता है कौन? अतः श्वसन। और यहाँ पे जो निःश्वासन है वो क्या करता है? हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। वहीं पे बात करें श्वसन के अंदर क्या होता है, तो श्वसन जो है बेसिकली बच्चों ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, जो हमने इस टाइम पे अभी हमने पढ़ी थी कि कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो ऐसी एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कि क्या करती हैं? एक श्रृंखला जो ऊर्जा एटीपी के कारण ग्लूकोज को तोड़ती है। तो क्या करती है ये श्वसन का काम क्या है? ये ग्लूकोज को तोड़ती है और क्या बनाती है? ऊर्जा बनाती है। इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? इसका उद्देश्य 2 ही है। इसका उद्देश्य, पहली बात तो सिंपल उद्देश्य है इसका क्या है? ये सेल्यूलर प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा बनाती है। वहीं पे जो श्वसन का काम है, ब्रीदिंग का काम है, क्या है काम है उसका? कि ऑक्सीजन को फेफड़ों में लाना और कार्बन ऑक्साइड का बाहर निकलना। बस उद्देश्य ये है श्वास का और श्वसन का। अब श्वसन के अंदर हम लोग उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो श्वसन के अंदर एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन होते हैं, जिसको हम लोग, एक होता है श्वसन एरोबिक और एक होता है श्वसन एनारोबिक। तो श्वसन एरोबिक नाम से समझ आ रहा है बच्चों? एरोबिक मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं या ऑक्सीजन का उपयोग होता है। और एनारोबिक मतलब एनारोबिक मतलब मना कर रहा है, एरोबिक नहीं। तो एरोबिक नहीं मतलब ऑक्सीजन के बिना ही काम कर लेगा, उसी को हम लोग आपका एनारोबिक बोलते हैं। तो हमें ये समझ आ गया कि ब्रीदिंग कैसे होती है। अब हम चलते हैं बच्चों और समझते हैं कि श्वसन के अंदर जो हमने ये पढ़ा कि ऐसे भी जीव होते हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग करके कुछ बनाते हैं, और ऐसे भी जीव होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के उपयोग के भी काम करते हैं। अब हम समझेंगे बच्चों कि कैसे आपका ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है,
है ना, जिसके बारे में आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, और ये 3 नंबर में आता है। तो अगर आपने अभी तक इसको क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तो आप अपनी एनसीईआरटी की कोई भी नॉर्मल बुक खोलेंगे तो आपको यहाँ पे पायरोवेट का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसको थोड़ा सिंपल करके यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि वायवीय श्वसन के अंदर कैसे होता है और अमावयव श्वसन के अंदर क्या होता है। तो वायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है, वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण कार्बो डाइऑक्साइड पानी अधिक और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जब हमारे पास वायवीय श्वसन होता है मतलब ऑक्सीजन की अच्छी खासी उपस्थिति होती है, तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है, जिसके अंदर ऊर्जा अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है और करीबन ये 36 एटीपी में प्रेजेंट होती है। अब दो एटीपी आपके पास यहाँ पे पायरोवेट की कंडीशन में आते हैं, जो यहाँ पे मॉडरेटली यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है। तो 2 एटीपी यहाँ से भी आते हैं, तो इस स्टेप से टोटल 38 एटीपी की एनर्जी बनती है बच्चों। अब यहाँ पे जो ये हमने पढ़ा है कि ये इससे मिलता है, उससे बीच की प्रोसेस है जहाँ पे ये पायरोवेट बनता है बच्चों। अब पायरोवेट से बनता है CO2 प्लस H2O प्लस 36 एटीपी की एनर्जी, जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं। ये ध्यान देने वाली बच्चों बात है कि ये खाली यूकारियोटिक कोशिकाओं के लिए होता है और वो भी उनकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब बच्चों जानते हैं कि अश्वासीय श्वसन क्या होता है। तो जो आपका श्वासीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और इसके अंदर भी 2 टाइप होते हैं, या तो थोड़ी सी कमी हो सकती है ऑक्सीजन की, या बिल्कुल ही उपस्थिति नहीं है। तो कमी होगी तो वो होगा बस यूकारियोटिक कोशिकाएं जैसे कि मांसपेशियों के अंदर, और जो आपकी बिल्कुल अनुपस्थिति हो जाएगी वो होगी आपकी प्रोकारियोटिक कोशिकाएं के अंदर जैसे बैक्टीरिया। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ग्लूकोज जो होता है वो पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट होके लैक्टिक एसिड और आपका ऊर्जा बनाता है। वहीं पे जब अनुपस्थिति हो जाती है ऑक्सीजन की, तो वहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो डायरेक्टली इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में प्रेजेंट होता है। यहीं पे बच्चों एक बात याद रखिएगा कि जब आवासीय वे श्वसन में मतलब इस टाइप के श्वसन के अंदर क्या है कि ऊर्जा कम बनती है, और यहाँ पे भी ऊर्जा कम बनती है। आपने बच्चों कभी सोचा है कि कभी आप ज़्यादा खेलते हैं तो आपकी बॉडी में कभी कभी मसल जो है खिंच जाती है। तो ये मसल क्यों खिंचती है? मसल इसीलिए खिंचती है बच्चों क्योंकि जो आपका मसल खिंचने का कारण है कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है बच्चों। ये जो लैक्टिक एसिड है ये मसल की उस जगह पे जाके प्रेजेंट होता है, वहाँ पे जाके रुक जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहीं पे ये ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ये लैक्टिक एसिड बनता है। और ये कब होता है बच्चों? जब आप लगातार कुछ खेल रहे होते हो, तो लगातार आपकी बॉडी में पर्याप्त अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, और जब ऑक्सीजन सही अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता तो ग्लूकोज जो भी खाने के थ्रू बन रहा है वो लैक्टिक एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खिंचाव आ जाता है। चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं पौधों के अंदर श्वसन कैसे होता है, और फिर हम पढ़ेंगे मनुष्य के अंदर श्वसन कैसे होता है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो पौधों में वातावरण के थ्रू, पौधों में हमने पढ़ा था कि वातावरण के थ्रू क्या होता है, CO2 आ जाता है। और CO2 आता है तो वो किसके थ्रू आता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा आता है। और CO2 और O2 ये लोग छोड़ते हैं, किसके थ्रू छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के थ्रू। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 आता है और O2 जो है ये लोग छोड़ते हैं, निकल जाता है। वहीं पे अगर रात की बात करें तो रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। समझे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब दिन का टाइम है तो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, और उस टाइम क्या हो रहा है, CO2 छोड़ते हैं दिन के टाइम में। वहीं पे रात में अगर देखें तो ये लोग CO2 छोड़ते हैं रात के टाइम में। अगर गैसों की विनिमय पत्तियों पर छोटे छिद्रों द्वारा रंध्र का कहा जाता है, जिसको हम मध्यम बोलते हैं। मध्यम मतलब ये एक टाइप का मध्यम कोशिकाएं हैं जो बीच में प्रेजेंट होती हैं, जो गैसों का आदान प्रदान करने में हेल्प करती हैं। तो ये जो गैस हैं वो यहाँ पे जैसे मान लीजिए पत्तियों के अंदर ये रंध्र प्रेजेंट होती हैं, रंध्रियाँ प्रेजेंट होती हैं जो गैसों का आदान प्रदान करती हैं। मतलब O2 गया अंदर, CO2 को बाहर निकालना है, तो वो सब कौन करेगा? वहाँ पे रंध्र कोशिकाएं वगैरह करती हैं। तो ये तो हो गई पौधों की बात। अब बच्चों चलते हैं एक मनुष्य के बॉडी के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर कैसे होता है। तो मनुष्य के शरीर के अंदर यहाँ पे नाक प्रेजेंट होती है, जिसको हम नसिका भी बोलते हैं। और नसिका के अंदर से डायरेक्टली हम लोग जो आपका
ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, श्वासन के थ्रू हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ये आती है सबसे पहले श्वास नली के पास, और जो श्वास नली है ये इसको भेजती है फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर जो गुब्बारे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, गुब्बारे गुब्बारे क्या करते हैं, गुब्बारे करते हैं आपका गैसों का विनिमय। तो क्या करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं, मतलब आदान प्रदान करते हैं। तो ये काम जो है वो मनुष्य के अंदर होता है। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, 1 से 2 नंबर का। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जरूर पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। वहीं पे अगर यहाँ पे इनकी बात करें तो ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है बच्चों। वहीं पे अगर हम बात करें इस वाली स्लाइड के बारे में, इस वाली स्लाइड में ये आप पढ़ के जाइएगा, ये वाली स्लाइड आपको बहुत हेल्प करेगी। 1 नंबर 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें विली के बारे में, तो विली 2 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको जरूर मिलेगा बच्चों। अब बच्चों हम पढ़ते हैं इससे पहले वाली स्लाइड के बारे में। तो इससे पहले वाली स्लाइड में हमारे को अमीबा का पोषण पूछा जा सकता है, और साथ ही के साथ आपको इसका एक डायग्राम, मनुष्य के पाचन तंत्र का डायग्राम दिया जा सकता है, जिसके अंदर आपको लेबलिंग करनी होगी। तो आपको डायग्राम वगैरह भी बिल्कुल ठीक से बनाने हैं, तो उसका भी आप देख लीजिएगा। सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है कि कैसे कैसे मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र की क्रिया होती है। तो इसके अंदर भी 2 नंबर का आप क्वेश्चन मान के चलिए। फिर हम चलते हैं विषमय पोषण की तरफ। तो विषमय पोषण में इन तीनों से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिल सकता है, 1 से 2 नंबर का। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण की तरफ। प्रकाश संश्लेषण अकेले 3 नंबर से लेकर 4 नंबर के क्वेश्चन बन सकता है आपका, जिसके अंदर आपको ये 4 पॉइंट और ये डायग्राम बनाना है, तो आपको पूरे ही 4 नंबर 5 नंबर मिलेंगे। अब बच्चों चलते हैं स्वयं पोषी के ऊपर। स्वयं पोषी में अगर ये देखा जाए तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कई बार पूछा जाता है, जो 1 नंबर के अंदर जरूर आ सकता है। अब बच्चों विटामिन मिनरल वगैरह के बारे में आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका प्रोटीन से। तो प्रोटीन्स जरूर आप पढ़ के जाइएगा, प्रोटीन से भी क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चे अगर हम बात करें वसाओं के बारे में, तो वसाओं से इतने क्वेश्चन आज तक नहीं बने हैं, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ के जाते हैं तो कई बार चांसेस हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जाए। तो आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में इसके बारे में आप ये भी लिख सकते हैं कि कैसे इनको कौन पचाता है। तो हम लोग इसके बारे में लार ग्रंथियों के बारे में भी लिख सकते हैं। फिर हम लोग पोषण की जरूरत पढ़ सकते हैं बच्चों। पोषण की क्या जरूरत है, तो पोषण की जरूरत अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से भी 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि पोषण क्या होता है, पोषक क्या होता है। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और साथ में अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि पोषण क्या होता है। फिर बच्चों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उपचयी क्रिया क्या होती हैं। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा सारी क्रियाएं जो हैं, ज़्यादातर क्रियाएं जो हैं वो उपचयी क्रिया अपचयी क्रिया हैं। तो अपचयी के बारे में इतना ज़्यादा पूछ सकते हैं, उपचयी के बारे में इतनी बातें नहीं होती। फिर बच्चों आपसे जैविक प्रक्रियाएं के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो कि 2 नंबर या 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। तो डेट्स ऑल टू दिस वीडियो बच्चों। मैंने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं, और हम लोग इसके नोट्स आपको नीचे वीडियो में दे देंगे लिंक में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बच्चों। अगर हम बात करें तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको 1 नंबर में आप लोग पढ़ सकते हैं, और ये भी आप 1 नंबर में पढ़ सकते हैं। तो ये जो है, ये मैं इसके नोट्स आपको नीचे दे रहा हूँ, नीचे से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको ये मेरी मेहनत थोड़ी बहुत पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो आएगी जब हम इस चैनल के अंदर कमेंट देखेंगे, 20 कमेंट आए होंगे कम से कम, तो हम लोग दूसरा पार्ट डाल देंगे। तो आप शुरू करते रहिए, हमारी भी मेहनत पूरी है, आपकी मेहनत पूरी है, करते रहते हैं। और अगला वीडियो जरूर कल लेके आएंगे 2 बजे तक। तो कमेंट कर दीजिए पूरा, तब हम वीडियो डाल देंगे। शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।